सो टुडे टॉपिक इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, सर उससे पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी होती है कि हाउ अ पर्सन डील्स विद सिचुएशन, कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति के साथ कैसे डील करता है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी होती है। और जब वह परिस्थिति के साथ एक एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करता है किसी भी सिचुएशन के साथ में, तो वो उसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाती है। जैसे डेफिनेशन कह सकते हैं कि एनी चेंज इन डीलिंग द सिचुएशन शोइंग maladaptive behavior means abnormal behavior and abnormal emotional response is lead to personality disorder। ये आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 9 टाइप्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 नहीं है, ये 9 यहाँ लिखते हैं ना। ये 9 टाइप्स के हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप होता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट एक कह सकते हैं कि सस्पिशियस नेचर एंड डाउटफुल नेचर। जैसे कोई आप व्यक्ति को कुछ भी मान लिया आपने पानी ऑफ़र किया पीने के लिए, तो वह व्यक्ति आपको शक की निगाहों से देखने लगेगा कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला दिया गया। आपने कुछ खाने को ऑफ़र किया तो उसे लगेगा कि इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया, कहीं ये मेरा कुछ बुरा करना तो नहीं चाहता। ऐसा डाउटफुल और सस्पिशियस नेचर पेशेंट की हो जाएगी आपके पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, जिसमें पर्सन का बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा, जो कि उसकी नॉर्मल नेचर होती है। आप उससे कुछ भी कहोगे कि थोड़ा जैसे कहोगे आपने कि बुक पास कर दो, या आपने कहा ये पेन पास कर दो किसी को, तो उसकी नेचर काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगी। वो आपको देखने को मिलेगा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सेकंड नंबर पर है आपका। शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है कि पेशेंट खुद को अलोन रखना चाहता है। पेशेंट ने अपना सोशल विड्रॉल कर लिया है। सोशल विड्रॉल का मतलब है कि सोसाइटी से खुद को अलग कर लिया है और अपना इंटरेक्शन सोसाइटी के प्रति जितना वो नॉर्मली हाई हेलो करता था वो सब उसने कम कर दिया। तो ये शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंडर में आता है, जिसमें पर्सन अपना सोशल विड्रॉल कर लेता है, अकेला रहना चाहता है और काफ़ी इंटरेक्शन कम कर देता है, बिल्कुल गुमसुम बैठा रहता है। एंड थर्ड नंबर पर आपका आ जाता है शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है कि पेशेंट हैव मैजिकल थॉट्स, बिलीफ और सुपरस्टिशंस एंड वीक एज सुपरनैचुरल पावर एंड वर्क है, वीक पढ़ दिया मैंने। दे जनरली सफ़र फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इसमें पर्सन जो होता है वो सुपरस्टिशियस हो जाता है, यानी वो मैजिकल पावर्स पे, जादू टोने पे जो उसका बिलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सुपरनैचुरल पावर्स पर उसका बिलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके मन में एक डिल्यूज़न बैठ जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है रियल होती हैं और वो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगता है। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ डिसऑर्डर को हम बोलते हैं शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। थर्ड आपका आता है हिस्टोरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्टोरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन अटेंशन सीकिंग हो जाता है, जिसमें पर्सन को बहुत ज़्यादा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो जाती है। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है पर्सन अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है कि मैं ही यहाँ का किंग हूँ। ऐसी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जिस पर्सन की हो जाती है। पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीक करना चाहता है। जैसे पर्सन आया है तो उसे चाहिए कि सब मुझे गुड मॉर्निंग बोलें, गुड आफ्टरनून बोलें, मैं उठूँ तो सब खड़े हो जाएं। ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम हिस्टोरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आती है आपकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये नार्सिसिस्ट शब्द आपने बहुत बार सुना भी होगा कि पर्सन एक दूसरे को नार्सिसिस्ट बोल देते हैं गुस्से में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस को सारी चीज़ें पर्सन खुद के लिए ही करना चाहता है। सेल्फ इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट चाहता है कि सारी चीज़ें जो भी हों वो उसके लिए ही हो, उसे इसमें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। जैसे जनरली हमें दूसरों की परवाह होती है, दूसरा अगर भूखा है तो हम कुछ खा रहे तो हम उसे दे देते हैं ये सोच करके कि वो भी भूखा है। थोड़ा सिंपैथाइज नेचर होता है नॉर्मली, लेकिन इस कंडीशन में पर्सन को कुछ मतलब नहीं है, दूसरा मर भी जाए तो भी उसे कोई मतलब नहीं है, पर्सन को सिर्फ अपने से मतलब है। तो ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 6 नंबर पे हमारा आता है
अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड कर रहा है, पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एंसियस हो जाता है आसानी से। पेशेंट बिकम एंसियस ईजली एंड ऑल्सो बिकम एंसियस बाई माइन्यूट सिचुएशन, एवरी टाइम लुक्स एंसियस। पर्सन बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन, किसी ने पर्सन से थोड़ी भी बातचीत स्टार्ट कर देगी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तो इतनी लिटिल कन्वर्सेशन पे भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंसियस, एंजाइटी पर्सन को होने लगती है। दे अवॉइड सोशल इंटरेक्शन। ऐसी कंडीशंस में पर्सन जो है सोशली इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 7वें नंबर पे हमारी आ जाती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या क्यों होता है? पेशेंट डेट डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ अदर एंड ऑल्सो ब्रेक ऑल रूल्स डेट नीडेड इन सोसाइटी। मतलब पेशेंट जो है दूसरों के राइट्स जो होते हैं, जैसे दूसरा कोई शांति से रह रहा है तो वो उसके घर में जाकर चोर कर लेंगे, चोर डाकू टाइप वाली पर्सनैलिटी होती है कि कोई सो रहा है तो वो म्यूज़िक बजा देंगे। जो सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स होते हैं, सोसाइटी फॉलो करती है कि रात में शांत रहना चाहिए, लोग सो रहे हैं, किसी का सामान नहीं चोरी करना चाहिए। लेकिन ये जो पीपल होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, ये पीपल वो राइट्स को ना ब्रेक करते हैं सोसाइटी के और सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर में आती हैं। 8 नंबर पे बात करें तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? और जैसे समझते हैं कि जो बच्चा होता है वो हर काम अपने मम्मी पापा से पूछ के करता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, 14-15 साल के हो जाते हैं, तो हमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि हम थोड़े बहुत काम जो है अपने कॉमन सेंस लॉजिक के बेस पे करते हैं और किसी से नहीं पूछते। लेकिन इसमें क्या होता है? एडल्ट पेशेंट डज नॉट शो मैच्योर बिहेवियर बट ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर बेसिक लिविंग थिंग। मतलब वो वॉशरूम जाएगा तो पूछ के जाएगा किसी से, और वो उसे पानी भी पीना तो वो पूछ के पिएगा, खाना खाना है तो पूछ के खाएगा। तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं। मैच्योरिटी होने के बाद भी, एडल्ट होने के बाद भी, यानी 20-25 साल का व्यक्ति जब ऐसी हरकतें करता है तो वो जो आता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, उसकी पर्सनैलिटी आती है। नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? पेशेंट हैव फ्रीक्वेंट मूड चेंज दैट दे बिकम एग्रेसिव ईजली। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि पेशेंट से थोड़ी सी कन्वर्सेशन करने पे उसका मूड इतना चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जैसे नॉर्मली कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सनकी है, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, इससे बात मत करो, ये तो बात बात पे गुस्सा करता है। जब ऐसी पर्सनैलिटी किसी की होती है, बहुत चिड़चिड़ापन पर्सन, बहुत इरिटेटिव बिहेवियर किसी का होता है थोड़ी थोड़ी बातों पे, तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ को हम स्टडी करते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर। जिसके कॉज क्या क्या होते हैं? अब देखिए, जितने भी इस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं ब्रेन से रिलेटेड, उसका एक मेजर कॉज आपको देखने को मिलता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से पर्सन डिप्रेस्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर पर्सन को देखने को मिलते हैं। तो ये तो कॉज करेगा ही। स्ट्रेस तो बहुत कॉमन सिम्टम है जो आपको हर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हर कंडीशन में देखने को मिलेगा। और ब्रेन ट्रॉमा, यानी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन में कोई इंजरी हो गई उसकी, तो उसका जो ब्रेन का एक पार्टिकुलर पार्ट अगर डैमेज है तो उस सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निटिव पावर्स को जो है इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये कॉज हो सकते हैं। हेरिडिटरी हो सकता है, इसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ गया हो तो कंजेनिटली ये देखने को मिल सकता है। और हार्मोनल चेंज, अगर उसके कोई हार्मोन्स में अगर चेंजेस है तो हम ऐसा देख सकते हैं। तो ये 4 इसके मेजर कॉजेज़ हैं। ट्रीटमेंट हम यहाँ क्या करेंगे? ट्रीटमेंट पे हम पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, यानी पेशेंट को समझेंगे, पेशेंट से बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट जो हैं या हम जो नर्सेस हैं वो पेशेंट से बात करेंगे कि उनके साथ क्या क्या पूरे दिन में होता है, वो क्या क्या करते हैं, ताकि हम उन्हें ठीक से काउंसिल कर पाएँ और उनका जो रूट कॉज है स्ट्रेस का वो पकड़ पाएँ। और क्योंकि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में रहता है तो एंजियोलाइटिक मेडिकेशंस हम उसे प्रेस्क्राइब करेंगे। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, हाँ, ये टेक्निक क्या होती है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है और जैसे पेशेंट एडमिट है
अब पेशेंट जब डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करता है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो साइकेट्रिक पेशेंट है, तो हम उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और वो जब अच्छा काम करता है तो हम उसे कहते हैं शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, उसे इन्फोर्स करते हैं। तो ये आता है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में। और जब वो कोई बुरा काम करता है, मान लीजिए उसने पानी का गिलास फेंक दिया, तो हम उसे डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। इसका मतलब है कि बुरा करने पे हमने उसे डांटा, यानी वो अच्छा करने पे हम उसे इनकरेज करेंगे, बुरा करने पे हम उसे डिस्करेज करेंगे, ताकि हम उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँ। इसे कहते हैं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, एंड यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।